Hello dear friends, so once again welcome back to my YouTube channel सुधीर डिफेंस एकेडमी। फिर से सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने लेकर फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं 100 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है, उसमें मैं 16 पेपर आपको आज कराने वाला हूं। ओके, 15 पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं गाइज, प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं एक बार, ठीक है ना। आज हम करने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश मॉडल पेपर। ओके 16। आई होप आपको ये पेपर PDF कॉपी, आप मैं हर एक की PDF कॉपी टेलीग्राम चैनल पर सेंड करता हूँ, तो प्लीज़ गाइज आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। और जो भी PDF मैंने उसमें फेस सेकंड के लिए भी डाल रखे हैं, तो वो लोग आप सारे कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए और आज मैं पेपर को आपको बताने वाला हूँ। लेकिन प्लीज़ गाइस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए, ओके, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पाएँ और ये सीरीज़ कभी बंद नहीं होगी। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं पैसेज, वोकेबलरी और पेपर ये पर डे चलते रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये एयरफोर्स का मैं आपको बता दूं एक्चुअल पेपर है। जो साइट का पेपर है वो मैंने निकाला हुआ है, एक्चुअल जो CASB की साइट पर पड़ा हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होने वाला है आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से, तो प्लीज़ इसको क्या करना है, रटना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं और पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ़, मैंने उसे बुलाया, ऐसे बुलाता था जैसे कि वो मेरी पत्नी हो। मैंने उसे ऐसे बुलाया जैसे वो मेरी पत्नी थी, ठीक है ना। मैंने उसे इस तरह से आवाज़ दी जैसे कि वो मेरी पत्नी थी। आज के बाद समझ लीजिएगा, दुनिया के किसी वाक्य में जब एक्चुअली में वो उसकी पत्नी है नहीं, बट एक बंदा कह रहा है कि मैंने उसको इस तरह से आदेश देता हूँ या मैंने ऐसे दिया आदेश जैसे वो मेरी पत्नी हो, बिल्कुल वाइफ की तरह। प्यारे साथियों, यहाँ ये क्लियरली मेंशन्ड है कि वो उसकी वाइफ नहीं है। और दुनिया के इंग्लिश के किसी भी वाक्य में यदि कहीं भी कोई भी इमेजिनेटिव आइडिया या इमेजिनेटिव सेंस निकलता है, ठीक है ना। इमेजिनेटिव सेंस का क्या मतलब होता है, इमेजिनेटिव सेंस का मतलब होता है प्यारे साथियों, मतलब क्या है कि यहाँ ये उसकी वाइफ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ ये उसकी वाइफ नहीं है, बस उसने इमेजिन किया है। वो बता रहा है कि मैं उसे इस तरह से हमेशा ऑर्डर देता हूँ जैसे वो मेरी पत्नी हो। तो ऐसे केसों में आप याद रखिएगा, हमेशा आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आपको हमेशा वॉज की जगह वर लगानी है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे सब्जेक्ट क्या हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आने वाली वर्ब क्या होगी, वर होगी, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि काश में पक्षी होता, तो यहाँ पे आप कैसे कहोगे, इफ़ आई वॉज अ वर्ड कि आई वर अ वर्ड। इफ़ आई वर अ वर्ड तो मैं फ्लाई कर सकता था आकाश में। एक्चुअली इमेजिनरी है, उसकी पत्नी है नहीं, बस ये सोच रहा है कि मैं हमेशा उसे ऐसे आदेश देता हूँ जैसे वो मेरी पत्नी है, मतलब पर्सोनिफिकेशन किया है, मानवीकरण, एक्चुअल में है नहीं। तो प्यारे साथियों, जब भी कभी इमेजिनेटिव सेंस होगा तो ऐसे वाक्यों में आपको यू हैव टू यूज़ वर, ऑलवेज यू हैव टू यूज़ वर as the helping verb of the sentence irrespective of nature of subject। ओके, सब्जेक्ट की नेचर क्या है, इट डजेंट मैटर, सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको हमेशा क्या लगाना है, हमेशा आंसर क्या होगा, वर इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेंस के अकॉर्डिंग देखिएगा प्लीज। सी वाज रिमूव्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, उसे डायरेक्टर की ऑफिस से जो लड़की काम करती थी उसे क्या कर दिया गया, यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि उसे हटा दिया गया है, ठीक है ना। अभी रटिए मत, रिमूव के साथ ऑफ भी आता है, लेकिन जब भी आपको किसी पद से हटाया जाएगा, किसी पोस्ट से हटाया जाएगा, आप गांठ बांध लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी पेपर को सॉल्व कर रहे हो, बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिना कॉपी पेन के यदि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है। इसलिए प्लीज़ गाइज 100% यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। रिमूव्ड के साथ हमेशा क्या आएगी, फ्रॉम आएगी। जब भी आपको किसी पद या पोस्ट से हटाया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा फ्रॉम। रिमूव फ्रॉम मतलब से हटा देना, से निकाल देना, पदच्युत कर देना। ओके,
आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे साथियों, एक वर्ड दिया गया उसका करेक्टली स्पेलिंग आज के बाद लिख लीजिएगा। एकोमोडेशन में 2 सी आते हैं, मतलब 2 सी आते हैं और 2 एम आते हैं, हमेशा याद रखना। एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान और इसका सही आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्या सही आंसर है? बी इज़ द राइट आंसर। एकोमोडेशन का मतलब होता है प्यारे साथियों निवास स्थान। क्या होता है? निवास स्थान। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? निवास स्थान। सही आंसर क्या होगा? तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होने वाला है प्यारे साथियों, स्विच ऑन। लाइट को ऑन कर दीजिए, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। हमेशा आपको आर्टिकल क्या यूज़ करना है? द का यूज़ करना है प्यारे साथियों। 100% स्विच ऑन द लाइट। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है करेक्ट आर्टिकल। यदि होता है कि लाइट को बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ द लाइट। ओके, बंद करने के लिए भी हम द, मतलब ये फिक्स फ्रेज है, स्विच ऑन द लाइट। हमेशा आपको यहाँ द का यूज़ करना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक वर्ड दिया गया है सर टारगेट, और टारगेट का सर एंटोनिम्स पूछा गया। एंटोनिम्स का मतलब पूछा गया अपोजिट। तो जिन्हें नहीं पता हो मैं बता दूं, टारगेट प्यारे साथी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइक, जब बिल्कुल कोई भी चीज़ प्लेन ना हो। प्लेन का मतलब होता है, टारगेट का मतलब होता है जैसे आपका चेहरा सूज गया है, सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई है, तो उसे हम कहेंगे आपका टारगेट फेस है, मतलब सूज गया है। फुला हुआ, जैसे गुब्बारे को आप फुला दोगे तो उसे क्या कहोगे? आप कहोगे टारगेट शेप में है, मतलब फूला हुआ है, फुला हुआ है। टारगेट माने सूजना, सूजा हुआ या फुला हुआ। इसका आंसर स्मूथ, चिकना तो हो नहीं सकता। डिटेल्ड माने विस्तृत नहीं हो सकता। ब्राइट माने चमकीला। क्लीन का यहाँ मजबूरी में एक ही ऑप्शन होगा। इसका अपोजिट बताना है। क्लीन माने होता है बिल्कुल एकदम प्लेन सरफेस, मतलब कोई भी उसमें ऊंचाई चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब टारगेट का सही आंसर क्या होगा? क्लीन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्या होगा? क्लीन इज द राइट आंसर होगा। टारगेट माने होता है कोई भी चीज़ ऊपर से उठी हुई, सूजी हुई, फूली हुई। जैसे रास्ता एक थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, उसे हम बोलेंगे टारगेट क्या है? रूट है। टारगेट एक वो है, रोड है। और बिल्कुल क्लीन है, एकदम एक जैसा है, प्लेन है, उसे हम बोलेंगे प्यारे साथियों क्लीन। ओके, 5 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना। एंड आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बहुत ही अच्छा वर्ड है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए कोई भी ऐसी दवा जिससे क्या आ जाती है, या तो नींद या टॉरपोर का मतलब बहुत आलस आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा आलस आ जाता है, नशा सा हो जाता है। नशा तो होता है, मतलब आलस जो सुला देती है, एक ऐसी दवा जिससे बिल्कुल क्या हो जाता है, बहुत जल्दी नींद, या जो नींद को देती है, आपने सुना होगा लोग नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट होता है, आपने जानते होगा। ठीक है, नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो, एनसीबी। और अभी एनसीबी ने कई जगह छापा पड़ा था, रिया चक्रवर्ती और इन सबसे जमा किया था यही सब चीज़ें। ठीक है ना, तो उस ड्रग्स का नाम ही होता है नारकोटिक्स। ठीक है ना। पॉइजन या जहर नहीं होगा। एंटीसेप्टिक प्रतिजैविक होता है। पेनासिया माने रामबाण, एक ऐसी दवा जो सारे रोगों को ठीक कर दे, उसे पेनासिया बोलते हैं, रामबाण। एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिजैविक। पेनासिया वो दवा होती है प्यारे साथियों जो सारे रोगों को ठीक कर दे, और इसलिए पेनासिया भी आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा वो दवा जिससे नींद आ जाए, या जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नशा या आलस पैदा करे, उसे नारकोटिक्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ऐसी थिंग और फूड विच इज़ नॉट फ्रेश, बिल्कुल सही है। मतलब जो खाना ताज़ी नहीं होता उसे हम बासी खाना बोलते हैं। और बासी खाने के लिए एक वर्ड में क्या लगाएंगे? स्टेल। स्टेल का मतलब ही होता है बासी। लेजी नहीं होगा भाई, खाना कोई लेजी थोड़ा ही होता है यार। जो खाना फ्रेश नहीं है वो लेजी थोड़ी होगा। वेटरन का मतलब होता है जो आदमी बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है, तो वेटरन नहीं होगा। क्लिचे किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? क्लिचे का मतलब होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो चलन से बाहर हो गई है। मतलब हम बोलते हैं ना कि सर ये तो क्या हो गया है, ये घिसा पिटा चीज़ है, मतलब पहले वाली चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं। ठप्पा कहते हैं ना, ठप्पा लगा देना, ये चीज़ ऑब्सोल्यूट हो गई है, ये घिसी पिटी है, मतलब इसे पहले से यूज़ किया हुआ है। तो जो खाना याद रखिएगा, अ थिंग और फूड कोई भी चीज़ जो फ्रेश नहीं है, 100% क्या होगा इसका आंसर? स्टेल इज़ द राइट आंसर, बासी। एंड आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझना, थोड़ा दिक्कत होगी नहीं तो। जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। जो जनरल अवेयरनेस होती है, सामान्य जो हमारे अंदर जागरूकता और जो शिक्षा होती है, फैसिलिटेट करती है वो। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है?
ये एक फैसिलिटी होती है, ठीक है ना, और फैसिलिटी मतलब सुविधाएं होती हैं, ठीक है ना, और फैसिलिटेट का मतलब होता है एक तरह से मतलब किसी को सम्मान देना। फैसिलिटेट होता है वो, फैसिलिटेट मतलब ये सुविधा प्रदान करती है, आसान करती है क्या, स्पेसिफिक स्किल को क्या करने में, एक्वायर करने में। जो जनरल अवेयरनेस और एजुकेशन होती है उससे हमारे अंदर जो विशेष स्किल होते हैं, एडिशनल स्किल होने में, मतलब उन्हें पाने में या अर्जित करने में बहुत सहायता मिलती है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे अंदर स्पेसिफिक स्किल हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे अंदर टीचिंग का स्किल है, बहुत सारे लोगों के अंदर हर एक स्किल होगा तो वो कभी बेरोजगारी का शिकार नहीं होंगे, तो इससे ये आ जाती है। तो ये क्रिएट करती है, रिक्वायर या मांगती है नहीं। क्रिएट तो ऐसी चीज़ होती है जो नेचुरल होती है, नेचर से होती है। क्रिएट मतलब बनाना नहीं, ये पैदा करती है, मतलब ये एक्वाजिशन करती है। क्या करती है, फैसिलिटेट द एक्वाजिशन ऑफ स्पेसिफिक स्किल। ओके सर, इसके अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक क्या आ जाते हैं, स्किल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। इसका सही आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप क्रिएशन आंसर नहीं होगा, रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटिफाई, प्यारे साथी, ग्रेटिफाई बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका सिनोनिम्स बताना है, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं। ग्रेटिट्यूड एक सुना होगा आपने शब्द, आभारी होना, किसी का कृतज्ञ होना। और ग्रेटिफाई का मतलब होता है प्यारे साथियों, कृतार्थ करना, किसी का धन्यवाद देना, किसी को संतुष्ट करना, किसी को प्रसन्न करना, ठीक है ना। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, हम बोलते थे आई विल बी ग्रेटिट्यूड, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू सर इफ़ यू लीव मी फॉर टुडे। यदि आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दोगे सर, मैं आपका आभारी रहूँगा। ग्रेटिफाई माने किसी का आभार व्यक्त करना, किसी को खुश करना, किसी को सेटिस्फाइड करना। इसका सही आंसर एप्रिशिएट, प्रशंसा करना नहीं होगा। फ्रैंक माने होता है बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदार बंदा, ये भी नहीं होगा। पेसिफाई माने शांत करना नहीं। इंडल्ज इज द राइट आंसर। इसका सबसे सही चीज़ क्या है, किसी को खुश करना या फिर सेटिस्फाइड करना, उसे हम बोलते हैं इंडल्ज करना, ठीक है ना। किसी को खुश या प्रसन्न करना, तो इंडल्ज इज द राइट आंसर होगा, याद रखिए। ग्रेटिफाई का मतलब भी है किसी को खुशी प्रदान करना, किसी को प्रसन्नता देना या किसी को आभार व्यक्त करना। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। 10वां क्वेश्चन प्यारे साथियों एक कहावत है। 10वां क्वेश्चन क्या है, एक कहावत है, ये रट लेना बिल्कुल। हिंदी में शायद आपने सुना होगा, आज करे सो काल करे सो, आज करो राज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगो कब। समय निकल जाने के बाद प्यारे साथियों केवल पछतावा रह जाता है, और इसलिए समय पर की गई मेहनत के फल हमेशा क्या होते हैं, मीठे होते हैं। तो एक कहावत है कि काल करे सो आज कर, मैं है याद कैसे करोगे। फिक्स पूरी बता देता हूँ क्या है, मैं है या तो जल्दी कर लो, अदरवाइज सन साइंस द वाइल द सन साइंस, बिल्कुल सही है। या तो जो है माने मतलब घास है, सूखा लो उसे, सूखी घास को ले आओ क्योंकि अभी उजाला हो रहा है, मतलब सन साइंस का मतलब है अभी भाई सूरज क्या कर रहा है, चमक रहा है, इसलिए अभी जो देख लो जो करना है। अंधेरा होने पर कुछ नहीं होगा, तो ये फिक्स है। इसके साथ में कंजंक्शन वाइल आता है हमेशा। सर ये ग्रामर से है कि फिक्स है, बिल्कुल 100% फिक्स है, जैसे फिक्स चीज़ें होती हैं। मे है और वाइल द सन साइंस। ओके, तो याद रख लीजिए इसको, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। सर बॉदर, बॉदर बहुत ही प्यारा वर्ड है। बॉदर आपने सुना होगा, एक वर्ब है, ब्रॉदर नहीं है, ये बॉदर है, मतलब परेशान होना, परेशान करना। जैसे कहते हैं ना सर मेरी लाइफ में बहुत ही बॉदरेशंस चल रही हैं। बॉदरेशन एक नाउन है, परेशानियां चल रही हैं, और बॉदरसम एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। उसने पूछा है कि एडजेक्टिव, तो बॉदरसम क्या होगा, याद रखना, एक एडजेक्टिव है। बॉदरसम ही इसका राइट आंसर है। और आज के बाद समझ लो किसी शब्द के पीछे सम आ गया, वो 100% क्या होगा, वो 100% एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा 100%। किसी भी शब्द के पीछे FUL आने से, ENT आने से, IVE आने से, AVLE आने से, याद रखिएगा ये सारे OUS आने से, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव का बोध कराएंगे। तो सर बॉदर का एडजेक्टिव होगा बॉदरसम, मैं बहुत परेशान हूँ। एंड वॉच का प्लूरल क्या होगा प्यारे साथियों, जब भी किसी नाउन के पीछे HCH X और केवल CHH आ जाए, उनमें से ES जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जाता है, तो वॉचेस का प्लूरल होगा वॉचेस, WATCHES, इसमें ES और जोड़ दीजिए, इसलिए सही आंसर होगा C इज़ द राइट आंसर। ओके, C इज़ द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं।
सर एलिफेंट के ग्रुप ने वाज रेडी टू अटैक द लॉयन, वो लॉयन पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं याद रखिएगा, गायों के ग्रुप को, भैंसों के ग्रुप को, एलिफेंट्स के ग्रुप को, इन सब को हर्ड बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, यहाँ सही आंसर हर्ड होगा। ग्रुप होता है इंसानों का समूह, नॉर्मली फ्लॉक होता है पक्षियों का या भेड़ों का समूह, फ्लीट होता है पानी के जहाज़ों का समूह, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सबसे सही आंसर क्या होगा सर, हर्ड इज़ द राइट आंसर। याद रखना, एलिफेंट के झुंड के लिए हमेशा हर्ट लगाएंगे। नॉर्मली ग्रुप इंसानों का समूह होता है, फ्लॉक पक्षियों का या भेड़ों का समूह, और जो फ्लीट होता है वो पानी के जहाज़ों का समूह होता है। और सर 14 क्वेश्चन क्या है, यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक, तुम सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हो जो इस बुक में है। भाई इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसे गिन नहीं सकते, और जब अनकाउंटेबल नाउन को सर गिन नहीं सकते तो उनका प्लूरल कभी एस और ई एस जोड़कर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जब उन्हें गिना ही नहीं जा सकता है तो संख्या में एक या एक से ज़्यादा कैसे हो सकती हैं। और इसलिए याद रखना आज के बाद कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी क्या नहीं बनता, प्लूरल तो बनता है बट कभी भी काउंटेबल की तरह एस और ई एस जोड़कर नहीं बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बी पार्ट में ही क्या है, गलती है, इंफॉर्मेशन होगा केवल। सर एडम्स फ्रेज क्या है, हॉब्सन्स चॉइस, आपको एडम्स फ्रेज बताना है। हॉब्सन्स चॉइस का क्या मतलब है प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको बता दूं हॉब्सन का मतलब ही क्या है। हॉब्सन चॉइस ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है ऐसे एडम्स फ्रेज की। जब आपके पास कोई भी ऑप्शन, सपोज करो आप कोई काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाए जो आपको अच्छा लगे और वही आप कर लें, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन दिए ही नहीं गए हैं, आपको कोई काम पसंद नहीं है और वही आपको करना पड़ेगा, मतलब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, दूसरा आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। जैसे अभी आपकी सिचुएशन है कि अभी आपको पढ़ना ही है, आप सोचोगे शायद दूसरे तरीके से सर कोई 2 नंबर से रोटी मिल जाएंगे, किसी 2 नंबर से सर ज़िंदगी कट जाएगी, तो कुछ होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू हैव अ ऑप्शंस चॉइस दैट यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क, कि तुम अभी मेहनत ही करनी है। और इसलिए सर नो चॉइस एट द, बिकॉज देयर इज ओनली थिंग टू टेक और डू, मतलब कोई चॉइस ही नहीं, क्योंकि केवल एक ही चीज़ होती है आपके पास, या तो एक ही चीज़ है या एक ही काम है जो आपको वही करना है, इसलिए कोई चॉइस नहीं होगी। तो सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, 100% क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर 16 क्वेश्चन अच्छा होने वाला है प्यारे साथियों। ये बोला जा रहा है इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी व्हाट टाइम टू द ऑफिस इज क्लोज, उसने मुझसे कहा कि किस टाइम पर ऑफिस क्लोज होती है। इसे रट्टा मत मारो, बस आप ये देख लीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसको बस पास्ट इंडेफिनिट में आपको क्या करना है, बनाना है। ये प्रेजेंट रिपोर्टेड जो स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू आ रही है तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। पहला ऑप्शन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेड टू किस में चेंज होती है, आस्क्ड में या वांटेड में कर दी गई है टू, और वैसे भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डिड द ऑफिस इज क्लोज, भाई इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को सिंपल बनाया जाता है, इसलिए डिड पहले नहीं आ सकती सब्जेक्ट से, नॉर्मली सिंपल वाक्य बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बनाया जाएगा। सर ही आस्क्ड मी सेड टू व्हाट टाइम द ऑफिस इज क्लोज, ये 100% सही है सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बना दिया जाता है इनडायरेक्ट में, और सर सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। एंड सर 17 क्वेश्चन, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, मतलब इसका आपको क्या बनाना होगा, वॉइस में चेंज करना है, यू विल हैव फिनिश्ड। विल हैव आ रही है, मतलब ये क्या है, विल हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब विल हैव शैल हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट है, और जब भी कभी हैव आ जाएगी तो हैव के पैसे में आपको बीन जोड़ देनी है, ठीक है ना, आपको क्या जोड़ देनी है, ये मॉडल में आते हैं, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है ना, हैड बीन, इनका जो पैसे बनाना है आपको विल हैव शैल हैव, मतलब परफेक्ट का जब भी पैसे बनेगा वो बीन जोड़ के बनाया जाएगा। तो प्यारे साथियों दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड टुमारो, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, बाय यू नहीं दिया गया है, तो पहला ऑप्शन क्या नहीं होगा, ये गलत है, पहला ऑप्शन क्या है, गलत। दिस वर्क विल बी फिनिश्ड, ये बिल भी कहाँ से आ गया, मतलब ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, बाय टुमारो, ठीक है ना, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, और यहाँ बाई नहीं था इसलिए ये गलत था, बाय टुमारो तो लिखिए 100%,
सर डी इज़ द राइट आंसर होगा। एंड आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, बहुत अच्छा पैसेज होने वाला है, ठीक है ना। मैं आपको एक कराने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। वर्क एक्सपेंड, जब काम बढ़ता है, जब कोई काम एक्सपेंड होता है, जब हम किसी काम को बढ़ाते हैं, कोई भी रोजगार हो, कुछ भी हो, सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीसन। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एज टू फिल, समय को भी बढ़ाना पड़ता है, अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीसन, इसे पूरा करने के लिए उपलब्ध जो समय होता है उसका हमें पूरा इफेक्टिव क्या करना होता है, उपयोग करना होता है। द जनरल रिकॉग्निशन क्या है, जनरल का मतलब जो आम बात होती है, द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट, इस तथ्य की एकदम नॉर्मल पहचान की बात करें, इज सोन इन द प्रोवर्बियल फ्रेज। प्रोवर्बियल फ्रेज में मतलब जो बोले जाते हैं, कहावत के रूप में जो कहा जाता है, उनमें कहा गया है इट इज़ द बिजिएस्ट मैन हु हैज़ टाइम टू स्पेयर। मतलब जो बिजिएस्ट मैन होते हैं शायद ही उनके पास कोई खाली समय होता है, मतलब स्पेयर टाइम होता ही नहीं है, ये कहावत में समझाया गया है। इट इज़ द बिजिएस्ट मैन हु हैज़ नो टाइम टू स्पेयर, मतलब जो बहुत कर्म करने वाले लोग होते हैं, बिजी लोग, शायद ही उनके पास टाइम होता है। और इसलिए एक एल्डरली जो लेडी थी, जो थोड़ी एल्डर लेडी हैं, एट लेजर, मतलब एल्डर लेडी एट लेजर, आराम के समय पर, कैन स्पेंड द एंटायर डे, अपने पूरा जो फुल डे है, राइटिंग अ पोस्ट कार्ड टू हर नीस, अपनी बेटी को सारे दिन वो क्या करती हैं, पोस्ट कार्ड भेजती रहती हैं लिख लिख के, ठीक है ना, पोस्टल पेपर्स, मतलब उन्हें भेजती रहती है लेटर अपनी भतीजी को। एन आवर विल बी स्पेंड फाइंडिंग द पोस्ट कार्ड, वो पूरा क्या करती हैं, 1 घंटा पोस्ट कार्ड को केवल ढूंढने में व्यतीत करती हैं। एन उधर दूसरा हंटिंग फॉर स्पेक्टिकल्स, दूसरा क्या करती हैं, बर्बाद, हंटिंग का मतलब शिकार नहीं है, मतलब दूसरा घंटा क्या करती हैं वो, केवल चश्मे ढूंढने में, ठीक है ना, चश्मे कहाँ चले गए उनके शिकार में। हाफ एन आवर टू सर्च, और आधा घंटा फिर किस में लगाती हैं वो, आधा घंटा सर्च फॉर द एड्रेस में लगाती है कि एड्रेस क्या है, केवल अच्छी तरीके से। फिर 1 घंटा एंड अ क्वार्टर, और 1/4, 1 घंटा मतलब सवा घंटा इन कंपोजिशन, लिखने में। एंड 20 मिनट्स इन डिसाइडिंग, और 20 मिनट डिसाइड करने में वेदर और नॉट टू टेक एन अम्ब्रेला, मतलब एक अम्ब्रेला जो पोस्ट कार्ड डालने जा रही हैं, अम्ब्रेला लेके जाएँ कि नहीं, वैन गोइंग टू द पिलर बॉक्स इन द स्ट्रीट, जो शहर का जो पास में ही जो शहर था या टाउन था, उसके बगल में ही जो पिलर बॉक्स था, ठीक है ना, जो पोस्टल एड्रेस जहाँ डालते हैं वहाँ जाने में करते हैं। द टोटल एफर्ट्स, सारे जो एफर्ट्स दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन, हाँ, टोटल जो प्रयास किए जाते हैं, हर संभव प्रयास जो कि एक बिजी मैन के द्वारा ऑक्यूपाई होते हैं फॉर 3 मिनट्स, 3 मिनट के लिए, ठीक है ना। एक बिजी मैन के लिए काम कितना होगा, दैट वुड ऑक्यूपाई बिजी मैन फॉर 3 मिनट्स, ठीक है ना। ऑल टोल्ड, वो सब कुछ बताया गया। मे इन दिस फैशन, इस तरीके से वो हो सकता है। लीव एनोदर पर्सन कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, हो सकता है दूसरा आदमी इसमें पूरी तरह से क्या हो जाए, एग्जॉस्टेड हो जाए, मतलब थका हुआ हो जाए। आफ्टर अ डे ऑफ डाउट, कंप्लीट एक दिन करने के बाद, आफ्टर डे ऑफ डाउट, एंग्जाइटी एंड टॉयल, इतना परिश्रम, एंग्जाइटी, चिंता, और इतना ज़्यादा डाउट, और उसके बाद, ठीक है ना, एक आदमी क्या हो सकता है। यार बहुत आसान है ये पैसेज, समझिए आप, ये पैसेज किसके ऊपर कहा गया है कि वो कोई भी आदमी, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। अच्छा, वो आदमी कौन होते हैं जो समय को ज़्यादा, मतलब जो बिजी आदमी होगा वो क्या करेगा, शायद उसके पास कोई खाली समय होगा, लेकिन हु इज़ द पर्सन, वो आदमी कौन होते हैं, लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू, काम को करने के लिए ज़्यादा समय कौन लेते हैं। एक्चुअली हकीकत ये है कि वो बिजी मैन होगा नहीं, अ मैन ऑफ लेजर 100% सही हो सकता है। जो आलसी आदमी होगा भाई, जो नॉर्मली लेजर पूरे मस्ती के साथ काम को करता है, ठीक है ना, मतलब उसे क्या है, एल्डरली पर्सन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, एन एग्जॉस्टेड पर्सन नहीं, थका हुआ आदमी तो कर ही नहीं पाएगा। ज़्यादा टाइम कौन लेगा, अ मैन ऑफ लेजर। यहाँ एक कहा गया था क्लियरली, आपने ध्यान दिया हो तो ये बोला गया था कि 10 एन एल्डरली लेडी एट लेजर, ठीक है ना, मतलब वो आराम से, कोई और काम नहीं है। वॉट इज़ द टोटल टाइम स्पेंड बाई एल्डरली लेडी, एल्डरली लेडी के द्वारा टोटल टाइम कितना स्पेंड है राइटिंग अ पोस्ट में, बताइए टोटल टाइम बताइए। 1 घंटा वो शुरुआत में करने में, क्या करने में, पोस्टल कार्ड को ढूंढने में। दूसरा कितना टाइम लिया जा रहा है, व्हाट इज़ द टोटल टाइम, तो वो टोटल टाइम 4 घंटे 5 मिनट, हाफ एन आवर का फुल डे, अरे पूरा दिन ही वो लगा लेते हैं, ठीक है ना, पूरा दिन फुल डे। और सर व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड, यहाँ पिलर बॉक्स का क्या मतलब है, अरे जो पिलर टाइप का जो पोस्ट बॉक्स होता है उसे हम बोलते हैं पिलर टाइप के, खम्भे के जो टाइप में पोस्ट बॉक्स डाल दिया जाता है, वहाँ आप कुछ भी अपनी गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी पोस्टल जो एड्रेस वो हैं टिकट्स वगैरह कुछ भी पोस्टल अपने पोस्ट यहाँ पे डाल सकते हो, डाक्स डाल सकते हो, ठीक है ना।
तो आई होप ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि प्लीज़ इस पेपर में आपने कितने मार्क्स अचीव करे हैं। पेपर ये बहुत अच्छा था और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। और प्लीज़ वीडियो को यार लाइक और शेयर क्यों नहीं करते हो भाई अपने दोस्तों के साथ में। कंसिस्टेंटली ये सीरीज चलेगी और आपसे मैंने बोला था कि यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं कंसिस्टेंटली 150 पेपर लाने वाला हूँ, 150। कोई भी चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, पैसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच गाइज एंड लव यू ऑल।